Good afternoon, everyone. My name is Dr. Rohit, Assistant Professor, IMT College of Law, Greater Noida. The topic of discussion is Cold War, जिसको हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। हम पहले ही जानेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध को शुरू होने में क्या क्या, उसके पीछे क्या क्या ऐतिहासिक कारण थे, और उसका बदलते विश्व पर क्या असर पड़ा, और कैसे बाइपोलैरिटी या द्विध्रुवता बाद में उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम शीत युद्ध को समझने से पहले जानेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी उसके पीछे क्या क्या रीजन थे। तो शीत युद्ध, अगर कोल्ड वॉर की बात की जाए तो कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जो बिना किसी हथियारों के लड़ा गया। ठीक है, और इसमें कोई भी हथियार बिना यूज किए दोनों एक दूसरे, जो बाइपोलैरिटी थी, दोनों अमेरिका और यूएसएसआर, ये दोनों देश बिना किसी हथियार को लड़े हुए एक एक साइकोलॉजिकल वॉर, जिसको साइकोलॉजिकल वॉर या एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगर समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व का बैलेंस ऑफ पावर था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली की पराजय के बाद जो यूरोप के बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जो वीक हो चुके थे, ब्रिटेन और फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, और जो सेकंड कंट्रीज थी वो विजयी होते होते द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र बनकर रह गए थे। अब रूस और अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो सुपर पावर, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विश्व की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरे, या यूं कह सकते हैं कि वो एक सुपर पावर बनकर उभरे हैं। दोनों ही विश्व में अपना प्रभुत्व या अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाहते थे, और उनमें दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता रहता था। रिजल्टली या कॉन्सिक्वेंसली ये कह सकते हैं कि विश्व दो ब्लॉक्स में पूरी तरह से बढ़ चुका था। पूरी तरह ब्लॉक में बढ़ने के बाद एक जो ब्लॉक था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था, और जो दूसरी ग्रुप ब्लॉक था वो आपका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो लीडर था, जो उसका लीडरशिप में था, वो यूएसएसआर, और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था वो आपका यूएसए। ठीक है, अब देखो, कहते हैं कि कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जो बिना किसी हथियारों के लड़ा गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसमें हथियार एक भी नहीं यूज हुआ। मतलब जिन कंट्रीज, जो देश, मान लीजिए यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन इन दो देशों ने आपस में कोई हथियार यूज नहीं किया। लेकिन कहा जा सकता है कि इस कोल्ड वॉर में उसके उन देशों को छोड़कर ऐसे कई देश थे जिनका प्रभाव इसमें पड़ा। अगर रिजल्ट फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, ठीक है, कि अमेरिका और यूएसएसआर ये दोनों क्या चाह रहे थे कि किसी भी तरह से अपने अलायंसेस बनाकर एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए थे। आर्म्स रेस शुरू हो गई थी, यूएसएसआर दूसरी कंट्रीज को मिलाकर अपने आर्म्स को बढ़ा रहा था, और यूएसए दूसरी कंट्रीज को मिलाकर अपने आर्म्स बढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ आर्म्स का कलेक्शन हो रहा था, लेकिन आर्म्स जो थे ये यूज नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए कोल्ड वॉर को हम एक बिना हथियारों का वॉर भी कह सकते हैं। अब कहते हैं कि कोल्ड वॉर से सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में था, लेकिन इसने इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज को इफेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखो उस टाइम पे ऐसा क्या था कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कंपटीशन लगा हुआ था, दोनों देश एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए थे। यूएसए ने यूएसएसआर को पीछे करने के लिए, ठीक है, अब देखो जो स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन ऐसा है कि यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसकी किलेबंदी या उसकी नाकेबंदी करना चाह रहा था, जिसके लिए वो एशिया में एक ऐसा रीजन तलाश कर रहा था जहां पे वो अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर सके, और वहां पे अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने के बाद वो रशिया यूएसएसआर को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए यूएसए ने सबसे पहले जो कंट्री थी उसको चुना, जिसका नाम था श्रीलंका। श्रीलंका में यूएसए ने बहुत सारा डेवलपमेंट करा।
कितना डेवलपमेंट किया, उसको प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसा दिया, ठीक है, और लोन दिया, उसके हर मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा दिया, पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए, ठीक है। अब श्रीलंका इस बात से बहुत खुश था कि अगर कोई अमेरिका जैसा देश उसके साथ में आकर उसकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इससे श्रीलंका बहुत खुश था। श्रीलंका और यूएसए के बीच की दोस्ती बढ़ती गई। यूएसए के पास बहुत पैसा था, उसने सारा पैसा श्रीलंका में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन इसके पीछे यूएसए की अपनी स्ट्रेटजी थी। जब श्रीलंका में ये सब डेवलपमेंट के काम अमेरिका करा रहा था, इन कार्यों के बाद, इन सब कार्यों के करने के बाद अमेरिका ने श्रीलंका से कहा कि श्रीलंका, हमें आपके यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस दे दो जहाँ पे हम एक मिलिट्री बेस स्टेब्लिश कर लें। तो श्रीलंका ने सीधा बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं कि आप यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस स्टेब्लिश कर लो, ठीक है। अब अगर श्रीलंका में यूएसए का मिलिट्री बेस स्टेब्लिश हो जाता तो वहां से अमेरिका इंडिया को भी कंट्रोल कर सकता था, और अमेरिका वहां की अपनी जो एयरफोर्स थी वहां से सीधा यूएसएसआर को भी कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। अब यूएसएसआर को इस बात की चिंता हो गई कि अगर यूएसए का मिलिट्री बेस श्रीलंका में बन गया, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीजन से बहुत ही ज्यादा खतरा क्रिएट करेगा। अब उस यूएसएसआर ने इंडिया से इनडायरेक्टली या ये कहा कि किसी भी तरह से यूएसए का जो मिलिट्री बेस है वो श्रीलंका में नहीं बनना चाहिए। अब इंडिया ने यूएसएसआर की बात तो मानी, लेकिन अब वो इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर श्रीलंका में मिलिट्री बेस बन जाता तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं उसके सिक्योरिटी रीजंस के लिए खतरा था, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के लिए खतरा था, इसलिए इंडिया भी चाहता था कि यूएसए का मिलिट्री बेस श्रीलंका में न बन पाए। अब इंडिया ने इसके पीछे एक ये स्ट्रेटजी अपनाई कि इंडिया ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का श्रीलंका में भेजा जो आगे जाकर लिट्टे कहलाया, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, ठीक है। लिट्टे लिट्टे अगर हम ये कह सकते हैं कि लिट्टे जो क्रिएट किया वो इंडिया ने क्रिएट किया था। इंडिया ने लिट्टे को श्रीलंका में भेजा और लिट्टे श्रीलंका में जाकर वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है। वहां पे इतना नरसंहार हुआ, इतना वॉर हुआ कि वहां पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट होने के बाद, ठीक है, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो सिविल वॉर में फंस कर रह गई और धीरे धीरे लिट्टे श्रीलंका के आधे से ज्यादा पार्ट पर अपना कब्जा कर चुका था, ठीक है। कब्जा करने के बाद अब श्रीलंका गवर्नमेंट से अमेरिका ने पूछा कि हमें एक्चुअली मिलिट्री बेस बनाने के लिए परमिशन दो, तो श्रीलंका ने मना कर दिया कि हम पहले अपने सिविल वॉर खत्म कर ले, फिर हम आपको परमिशन देते हैं, ठीक है। अब श्रीलंका अमेरिका को तो परमिशन देने से मना कर दिया, ठीक है, लेकिन वो अपने सिविल वॉर के उससे जूझ रहा था। अब श्रीलंका को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये जो लिट्टे का पूरा सपोर्ट है, ये इंडिया का सपोर्ट है इसको, तो ये इंडिया से बात करता है और कहता है कि आप अगर इसको वापस ले लो तो हम सीधा यूएसए को मना कर देंगे। इंडिया ने कहा ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया का तो मोटिव यही था कि वो किसी भी तरह से श्रीलंका को ये कह दे कि यूएसए को आप मना कर दो कि हम आपको यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब श्रीलंका ने अमेरिका को मना कर दिया। अब मना करने के बाद श्रीलंका ने इंडिया से कहा कि अब आप लिट्टो को खत्म करो और हमारे यहाँ से जो सिविल वॉर चल रहा है इसको खत्म करो, ठीक है। इंडिया ने कहा ठीक है। इंडिया ने फिर लिट्टे को खत्म करने के लिए लिट्टे को वापस बुलाना चाहा, लेकिन लिट्टे उस टाइम पे आधे से ज्यादा श्रीलंका का पोर्शन पार्ट कवर कर चुका था, ठीक है। वहां की गवर्नमेंट वो खुद वहां पे राज करने लगा था। अब लिट्टे के पास इतनी पावर आ गई थी, उसकी अपनी खुद की एक एयरफोर्स थी, वो मान ही नहीं रहा था इंडिया जो कह रहा था, उसने उसको मना कर दिया। अब इंडिया के मना करने के बाद श्रीलंका ने इंडिया से कहा कि ये आपका ही किया हुआ है, आप इसको किसी भी तरह से कंट्रोल करो। तो इंडिया ने उसके बाद अपनी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजते हैं और श्रीलंका में लिट्टे और पीस कीपिंग फोर्स के बीच में वॉर होता है। फिर आखिरी में जाकर लिट्टे पूरी तरह से वहां पे खत्म की जाती है और श्रीलंका में पीस स्टैब्लिश होती है। इसके बाद अब देखो, जब
लिट्टे ने अब लिट्टे ने ये सोचा है कि हमें खत्म करने के पीछे पूरा का पूरा रोल इंडिया का है और इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। तो लिट्टे की एक मेंबर ने, ठीक है, राजीव गांधी, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी को बॉम्ब एक उनको माला पहनाने के बहाने वहां पे बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो लिट्टे ने कहीं ना कहीं अपनी जो अपना बदला ले लिया। ठीक है, अब देखो, रशिया जो यूएसएसआर था वो इंडिया की इस बात से तो बहुत खुश हुआ कि किसी भी तरह से उसने यूएसए को श्रीलंका में जो उसका मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा था उसको उसने बनाने से मना कर दिया। तो इससे इंडिया और यूएसएसआर के बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है, लेकिन अमेरिका और रशिया ने इंडिया को ये प्रॉमिस किया कि आगे फ्यूचर में अगर कभी भी तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, इतना कहने के बाद अब देखो, यहाँ तक श्रीलंका का तो पार्ट खत्म हो चुका था। अब ये कोल्ड वॉर था जो चल रहा था यूएसए और यूएसआर के बीच में, लेकिन इसमें इफेक्ट कौन सी कंट्री हुई? श्रीलंका और इंडिया, क्योंकि जो सोल्जर्स मारे गए वो या तो इंडिया के थे या फिर श्रीलंका के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यूएसए शांति से बैठेगा नहीं, अब उसका एक ऐसा पोर्शन जहां से वो यूएसएसआर को कंट्रोल करना चाहता था, जो श्रीलंका था, वो उसके हाथ से निकल गया। अब यूएसए ने कोई ऐसा दूसरा रीजन ढूंढना शुरू किया जहां से वो यूएसएसआर और इंडिया दोनों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो उसको अब एक दूसरा रीजन दिखाई देता है, नेपाल। नेपाल एक बहुत छोटी कंट्रीज है और वो लैंडलॉक कंट्रीज है और उसकी जियोस्टैटिक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम एज अ बफर स्टेट रहता है चाइना और इंडिया के बीच में। अब अमेरिका ने जैसे श्रीलंका को अपने इन्फ्लुएंस में लिया था, वैसे ही अमेरिका ने नेपाल को भी अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू किया और उसके बाद वहां पे भी डेवलपमेंट करना शुरू किया, पावर प्लांट लगाने लगा, उसको लोन देने लगा और श्रीलंका में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले और मतलब किसी भी तरह का लोन दिया, बहुत इन्वेस्ट किया। अब नेपाल एक गरीब देश, वहां पे डेवलपमेंट जब हुआ तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सुपर पावर जो हमारा साथ दे रही है, उनके लिए इतना ही काफी था। तो वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो लिए। अब इतना डेवलपमेंट करने के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद अमेरिका ने नेपाल से कहा कि हमें अपने यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दो। ठीक है, तो नेपाल ने सीधा बोल दिया ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें तब मिलिट्री बेस बना सकते हैं। अब ये बात, ठीक है, पता चल गई श्रीलंका, चाइना, इंडिया और रशिया को, यूएसएसआर को। अगर यूएसए का मिलिट्री बेस नेपाल में बनता तो यूएसए नेपाल के उस मिलिट्री बेस के थ्रू इंडिया को भी कंट्रोल कर सकता था, चाइना को भी कंट्रोल कर सकता था और यूएसएसआर को भी कंट्रोल कर सकता था। अब चाइना को इस बात से बहुत दिक्कत हुई और चाइना ने कहा ठीक है, अब मैं इसको किसी ना किसी तरह से नेपाल को ये बताना पड़ेगा कि वो यूएसए को मना करे मिलिट्री बेस बनाने के लिए। इसने वहां पे क्या किया, इसने भी सेम जैसे इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ पीपल श्रीलंका में भेजा था, वैसे ही चाइना ने भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को नेपाल में भेज दिया। अब उस टाइम पे नेपाल में मोनार्की का रूल था। मोनार्की के रूल के बाद उन्होंने एक बोला कि एक डेमोक्रेसी के लिए एक वॉर छिड़ गया, उनके वहां भी सिविल वॉर चल गया कि अब वहां की जनता मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी चाहती है। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी का जो वॉर था ये नेपाल में कई सालों तक चला। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये ग्रुप, जो चाइना के जो ग्रुप ऑफ पीपल था, ये जिनको माओइस्ट कहा गया, माओइस्ट इंटर करते हैं नेपाल में और वहाँ का जो सिविल वॉर होता है वहाँ शुरू करते हैं, मोनार्की के अगेंस्ट में रहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। तो इन माओइस्ट ने वहाँ पे सिविल वॉर क्रिएट किया। सिविल वॉर से नेपाल कई सालों तक जूझता रहा। फिर लास्ट में जाके अमेरिका ने जब उससे पूछा कि नेपाल से कि हमें मिलिट्री बेस बनाने की जो परमिशन आपने दी थी, हम वो काम कब से शुरू करें, नेपाल ने भी उसको मना कर दिया कि पहले हम अपना जो हमारा सिविल वॉर है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, पहले हम अपने इंटरनल जो हमारी कंट्री के अंदर की चीजें हम वहां पे शांति व्यवस्था बनाएंगे, फिर हम आपको परमिशन देंगे। तो नेपाल ने भी अमेरिका को मना कर दिया।
अब नेपाल चाइना से कहता है कि जैसे श्रीलंका के मना करने के बाद इंडिया ने श्रीलंका में जो लिट्टे था उसको कंट्रोल किया और वहां पे पीस स्टैब्लिश की। अब आप भी जो आपने मॉइस्ट को भेजा है यहाँ पे उनको भी आप कंट्रोल करो या उनको वापस बुलाओ। तो चाइना ने डायरेक्टली सीधा मना कर दिया कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप मॉइस्ट कह रहे हो, जिन्होंने नेपाल में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, सिविल वॉर क्रिएट किया, उनको तो हम जानते ही नहीं है, हमने ना उनको बनाया है ना हमने उनको भेजा है। वो सीधा अपनी बात से मुकर गया और उसने सीधा मना कर दिया कि हम इनको जानते नहीं और ना इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यही इन्हीं माओइस्टों का ग्रुप नेपाल के रास्ते इंडिया इंटर करता है और इंडिया में इंटर करने के बाद नक्सल रीजन में जहां पर जाकर ये नक्सलाइट कहलाते हैं। इन नक्सलाइट, ठीक है, इनका जो रीजन था ये वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के साइड में, ये भी एक मॉइस्ट का ही एक ग्रुप था जो आगे जाकर नक्सलाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक दो एग्जांपल थे जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि जो कोल्ड वॉर है ये सिर्फ दो देशों के बीच का वॉर तो था, लेकिन इसने इनडायरेक्टली कई देशों को अफेक्ट किया है। इसने बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि देखो अब जैसे वॉर तो था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ठीक है, लेकिन जो नरसंहार हुआ वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखा जाए, नेपाल वाले एग्जाम्पल में, तो वहां पे भी जो नरसंहार हुआ उसमें जो लोग मारे गए या तो वो चाइना के थे या फिर वो नेपाल के थे। ठीक है, तो जो जहाँ पे जो नरसंहार हो रहा है वो किसी ना किसी कंट्री का तो हो रहा है, लेकिन जिन दो देशों के बीच में ये कोल्ड वॉर चल रहा था उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो वहां पे किसी का खून बहा। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से सोच सकते हो कि जो कोल्ड वॉर है ये उन एक, आप इसको बिना आर्म्स का वॉर तो कह सकते हो, लेकिन इसने इनडायरेक्टली बहुत सी कंट्रीज को इफेक्ट किया है। ये सिर्फ यूएसएसआर और यूएसए के बीच में वॉर नहीं हुआ, लेकिन इससे अफेक्ट बहुत सारी कंट्रीज हुई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये था पूरा बैकग्राउंड जो कोल्ड वॉर के पीछे का था। अब इसके बाद 19 जब कोल्ड वॉर शुरू होता है, ठीक है, कोल्ड वॉर के शुरू होने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सबसे पहले बाइपोलैरिटी आती है। बाइपोलैरिटी आने के बाद ही दो, बाइपोलैरिटी का मतलब कि पूरे विश्व में दो ही ध्रुव हैं, एक यूएसए के साथ और एक यूएसएसआर। ठीक है, ये दो सुपर पावर सिर्फ बच जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक ध्रुव में आपका यूएसए था और एक ध्रुव में आपका यूएसएसआर। ठीक है, अब जो भी वॉर चल रहा था, जो कोल्ड वॉर था, इन्हीं दो बाइपोलर के बीच में था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ठीक है, इसमें कोल्ड वॉर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपका नैम। अब देखो एक ऐसी कंट्री जो ब्लॉक बना हुआ था, जो जिनको हम जो कंट्री, जो बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो एशिया के साथ गई उनको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और कुछ ऐसी कंट्रीज जो यूएसएसआर के साथ गई उनको कहा गया सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जो ना यूएसए के साथ जाना चाहती थी ना यूएसएसआर के साथ जाना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। अब उनके रहने के लिए कोई ना कोई एक नई पॉलिसी आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे इंटर करता है नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1955 में बार्डून कॉन्फ्रेंस में इसकी नींव रखी जाती है। ठीक है, और 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में नैम के कुछ मेंबर की एक मीटिंग होती है। ठीक है, तो 61 में नैम एग्जिस्ट एंटर करता है और नैम में तीसरी दुनिया के वे देश आते हैं जिन्होंने ना तो पहले गुट के साथ गए और ना ही दूसरे गुट के साथ गए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई है और वो अलग रहना, जिनमें अलग रहना चाहते थे। नॉन अलाइनमेंट के पीछे जो प्रमुख फाउंडर्स थे उनमें इंडिया से जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो, सुकर्णो और ये तीन और नक्रुमा। ठीक है, ये कुछ फाउंडर्स थे जिन्होंने नैम को इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ये पूरा बैकग्राउंड था कोल्ड वॉर के पीछे कि कोल्ड वॉर होता क्या है। ठीक है, so what is the meaning of cold war? In the world of Hartman, cold war is a state of tension between countries in which each side adopts policies designed to strengthen it and weaken the other by failing short by actual war. The cold war was a battle of ideas, it was a battle of nerves, a battle of mind, it was a psychological warfare, a diplomatic war in which
Both the sides never took on each other face to face in the battlefield, rather continued to fight in the shadow through proxy war in different look एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने शुरुआत में बताया कि कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जो सिर्फ मस्तिष्क में लड़ा गया है. ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर था. ये कभी भी फेस टू फेस नहीं लड़ा गया है. ठीक है, यहाँ आई होप यहाँ तक आपको कोल्ड वॉर का सब मीनिंग समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब इसके पीछे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे रीजंस थे जो कोल्ड वॉर के पीछे कारण बन सकते हैं कि कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ. ठीक है, इसमें पहला था जर्मन अटैक्स ऑन यूएसएसआर एंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड फ्रंट. ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर हैड जॉइंड द अलाइज पावर. ड्यूरिंग द ऑपरेशन बारबोसा नाजी जर्मन अटैक्स on the Soviet Union on June 22, 1941, the conquering the western region of Soviet Union. It means that जर्मनी ने जब यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद यूएसएसआर ने भी जर्मनी पर आक्रमण करता है और उसके बाद से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है. Breach of various agreements. In conference like Yalta, Potsdam and Balkan, post-war arrangement was decided among the victorious countries, but later they did not keep their agreement. It means that कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है, जिनको यूएसएसआर और यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस इन सबको मानना था, लेकिन यूएसएसआर के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स थे उनको तोड़ा जाता है. ठीक है, जिससे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और यही आगे जाकर कोल्ड वॉर के शुरू होने का रीजन बनता है. ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑफ बाल्कन एग्रीमेंट बाय रशिया. सोवियत संघ सोवियत संघ में 1944 में चर्चिल के जो ईस्टर्न यूरोप के डिवीजन को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन जो युद्ध की समाप्ति पर जो सोवियत रूस ने समझौते का जो अतिक्रमण करते हुए जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको खुलकर सहायता दी और यहाँ जो ऑटोक्रेसी थी, अरिस्टोक्रेसी थी, उसको एस्टेब्लिश कर दी. इससे वहाँ के जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको नाराज होना स्वाभाविक था. द सेकेंड रीजन इज नॉन विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम ईरान. ईरान से सोवियत सेना का न हटा जाना. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऐसे एग्रीमेंट हुए जिसमें सोवियत आर्मी को ब्रिटेन की सहायता से जो ईरान था उस पर अधिकार कर लिया गया था, वहां से हटाना था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने वहां से सेना हटाने से अब सीधे तरह से इनकार कर दिया और बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहां से सेनाएं हटाई. इसके इससे भी पश्चिमी राष्ट्र थे उनको वो भी थोड़ा नाराज होते हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरह से रीजन हो सकता है कोल्ड वॉर के शुरू होने में. ठीक है, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत इंटरवेंशन इन ग्रीस. 1944 में 1944 में एक एग्रीमेंट के द्वारा जो ग्रीस था ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्राज्यवादी राष्ट्रों जैसे अल्बानिया, युगोस्लाविया और बुल्गारिया आदि द्वारा यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी थी. इसके बाद टर्की पर सोवियत संघ का दबाव. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, युद्ध के तुरंत बाद सोवियत प्रेशर ऑन टर्की. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत संगनेरी के कुछ प्रदेश और बास्फोरस में जो नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, इसके पश्चिमी देशों के विरुद्ध थे. ठीक है, ये भी एक रीजन था. इंटरवेंशन ऑफ एटॉमिक बम. शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का भी होना था. अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम का अभिमान हो गया था. सोवियत संघ ने परमाणु बम के रहस्य को छुपाया था. इस कारण दोनों देशों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. कहने का मतलब इसके पीछे ये है कि अमेरिका जब अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, एटॉमिक बम बना रहा था,
तो इसकी जो इंफॉर्मेशन थी उसने सिर्फ ब्रिटेन के साथ शेयर की, जबकि उसको ये इंफॉर्मेशन यूएसएसआर के साथ भी शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये सारी कंट्रीज एक ग्रुप में थी जिनको हम एलाइड फोर्सेस कहते हैं। लेकिन अमेरिका ने ऐसी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन के साथ तो साझा साझा की, लेकिन यूएसएसआर के साथ उसने ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं बांटी। तो इससे दोनों के बीच में मनमुटाव होना नेचुरल था। इसके बाद एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा बाय द सोवियत यूनियन। वेस्टर्न की जो वेस्टर्न का जो आपकी सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का काम किया। 18 अगस्त 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापक को रोकना है। अतः सोवियत संघ एवं अमेरिका में मतभेद और उत्पन्न हो गए। कहने का मतलब ये है इसके पीछे कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो जो अपना प्रचार प्रसार कर रही थी वो उनके अगेंस्ट में था। मतलब ये यूएसएसआर यूएसए के अगेंस्ट में प्रचार कर रहा था और यूएसए यूएसएसआर के अगेंस्ट में। ठीक है। इसके बाद ब्लॉकेट ऑफ बर्लिन। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों में सुरक्षा परिषद में रखा और शांति के लिए इसे घातक बताया। ब्लॉकेट ऑफ बर्लिन। फिर उसके बाद रिपीटेड यूज ऑफ वीटो बाय द सोवियत यूनियन। देखो जब यूएनओ बना, यूएनओ में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, जिसमें से सोवियत यूनियन के पास भी वीटो पावर है, अमेरिका के पास भी वीटो पावर है। तो सोवियत यूनियन हमेशा उसने कई बार वीटो का प्रयोग किया। वो अगर ये देखता था कि अमेरिका ने कोई रेजोल्यूशन यूएनओ में लेकर आया है, वो उसको डील बाद में करता था, वो वीटो पहले लगा देता था। ठीक है। तो इससे भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा उत्पन्न हुए। फिर पावर स्ट्रगल। द्वितीय विश्व के पश्चात दो शक्तिशाली राष्ट्रों का पैदा हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों में जो विश्व के कह सकते हैं कि इन दोनों राष्ट्रों में विश्व में अपने प्रभाव को कायम करने के लिए एक पावर स्ट्रगल चलने लगा। ठीक है। अब एक बहुत स्ट्रगल चलने लगा था, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं आर्म्स कलेक्ट कर रहे थे, उनको यूज करने से मतलब नहीं था। अब एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो आर्म्स थे वो कलेक्ट कर रहे थे, और इन आर्म्स को बनाने में यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों का बहुत पैसा खर्च हो रहा था। ठीक है। अब एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि आर्म्स या इन दोनों ने उस टाइम को लेकर आर्म्स पर इतना खर्चा किया और आर्म्स का दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी किया। ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो कि उस समय कोल्ड वॉर के पीछे का जो मोटिव था ये भी हो सकता था कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आर्म्स बेचने हैं दूसरी कंट्रीज को। ठीक है। यहाँ पे ये कुछ रीजंस थे जो कोल्ड वॉर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। इसके बाद फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। अगर कोल्ड वॉर की बात की जाए, ठीक है, इसको हम कई फेजेस में बांट सकते हैं। शीत युद्ध। कई फेजेस में हम बांट सकते हैं शीत युद्ध के ऐसे चरणों को, जिसमें हम 6 चरणों को सीधे में बांटा गया है। शीत युद्ध को मुख्यतः इन इन चरणों में बांटा गया है। ठीक है। जिसमें पहला है प्रथम चरण 1945 से 1950 तक। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जो ट्रूमैन का सिद्धांत था, शुरुआती शीत युद्ध का आरंभ था जिसने शीत युद्ध की गतिविधि शुरू की। ट्रूमैन का सिद्धांत, जिसके मार्शल योजना भी कहा जाता है। ट्रूमैन ने जो अवरोध की नीति इस बात पर आधारित थी कि वह सोवियत संघ के साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने से रोकेगा। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि जो आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ रही है
उसको स्टॉप करना, कि उसके इन्फ्लुएंस में और कोई कंट्री ना आए, और उनके और कंट्री ना आए जिससे कम्युनिज्म का प्रचार प्रसार कम हो। ठीक है, ये पहले फेज की इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके दूसरा फेज है 1950 से 1953। शीत युद्ध के इस चरण की जो शुरुआत होती है वो कोरियन क्राइसिस से होती है। ठीक है, इसमें कोरिया को यूएसएसआर तथा दक्षिण कोरिया को अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन व सहयोग प्राप्त था, जिसके चलते कोई कोरिया युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन दोनों महाशक्तियों में आपसी मुटाव या आपसी टकराव ज्यादा उत्पन्न हो गए थे। अगर तीसरे चरण की बात की जाए, जिसका टाइम पीरियड है 1953 से 1963, अगस्त में सोवियत संघ ने पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, 1954 में वियतनाम द्वारा फ्रांस को हार, वियतनाम समस्या और जेनेवा एग्रीमेंट के आधार पर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का विभाजन, सीटों की स्थापना, ये थर्ड फेज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1955 में अमेरिका द्वारा मध्य एशिया के लिए बगदाद पैक्ट व सेंटो संधि संगठन। 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में सैनिक हस्तक्षेप द्वारा साम्यवाद की स्थापना। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें शीत युद्ध का उच्चतम बिंदु माना जाता है, क्योंकि यहीं से शीत युद्ध का जो लेवल था वो और ज्यादा बढ़ गया था, और अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन थी वो एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी थी। फोर्थ फेज में 1962 से 1969, 1963 से 1969, 1962 का जो साहसिकवाद प्रतियोगिता का समय था। 1963 में पीटीबीटी, पार्शली टेस्ट बैंड टीटीआई, जिसने वातावरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध तो लगा दिया था। 1965 में डोमिनियन राज्यों में अमेरिका द्वारा सैनिक हस्तक्षेप। 1962 में चेकोस्लोवाकिया व सोवियत संघ द्वारा सैनिक हस्तक्षेप और साम्यवाद की स्थापना। ठीक है, 1968 में एनपीटी संधि आई। एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिफ्थ फेज की बात की है, जिसका टाइम पीरियड था 1969 से 1978। इस चरण को देता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है तनाव में कमी। 1969 तनाव में कमी का मतलब ये कि जो टेंशन चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच की, जो टेंशन थी, उस टेंशन में कमी आने का मतलब था, तो कमी आने के मतलब कमी आई, और इसी कमी को ही, ये जो कमी आई है इसी को ही जता के नाम से जाना जाता है। 1969 तक चीन और सोवियत संघ में छोटी सी सीमा को लेकर लड़ाई हुई। ये शीत युद्ध को राजनीति में वैचारिक मतभेदों के अनुकूल थी। अमेरिका और यूएसएसआर अपने आपसी मतभेदों को दूर करने की और बढ़ने के प्रयास कर रहे थे, उसको और घटाने के प्रयास कर रहे थे। मतलब फिफ्थ फेज में आप ये कह सकते हो कि कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने की सीमा तक पहुंच चुका था। अगर छठवें चरण की बात की, 1979 से 1991 तक है। 1978 में वियतनाम द्वारा कंबोडिया में सैनिक हस्तक्षेप व वियतनाम युद्ध, जो कि 1989 तक चला। 1979-78 में अफगानिस्तान में जो सोवियत सेनाओं की तैनाती थी। 1985 में गोरबाचौव यूएस संघ के राष्ट्रपति बने और आंतरिक सुधार हेतु पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नीतियां लागू की, जिसका मीनिंग होता है ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब खुलेपन की नीति और पुनर्संरचनात्मक निर्माण की नीति। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिराई गई और पूर्वी जर्मनी में सरकार के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन हुआ। 1990 में 3 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया, और 1991 में अगस्त में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत हुआ। 6 जून में 1991 में शीत युद्ध का अंत होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1991 में कई कारणों सोवियत संघ का विघटन तो होता है, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया गया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर हो चुकी थी। यूएसएसआर 1991 में अपना जो 15 स्टेट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब उसके बाद 1991 में बस केवल यूनिपोलैरिटी आती है। अमेरिका की जो हेजेमनी होती है वो पूरे वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जो कोल्ड वॉर का टॉपिक था वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।